मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं विजय कुमार चौधरी मैं विजय प्रसाद यादव सत्निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार की सियासत के साथ, जिसमें आज एक नया अध्याय जुड़ गया है और इस अध्याय का नाम है सम्राट युग। पहली बार बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बना है सम्राट चौधरी ने शपथ लेकर सत्ता की कमान संभाल ली है। हालांकि नीतीश की पार्टी जनता दल यूनाइटेड भी सत्ता में मजबूती से साझेदारी पर डटी हुई है। जेडीयू के विजय चौधरी और विजेंद्र यादव ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। राजभवन में हुए शपथ ग्रहण समारोह में कई बड़े चेहरे मौजूद रहे। इनमें जेपी नड्डा, नीतीश कुमार और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन शामिल हुए। बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को बधाई दी। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने लिखा कि आज बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने पर श्री सम्राट चौधरी जी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने भी सम्राट चौधरी को बधाई दी। वहीं सम्राट सरकार में जेडीयू कोटे से डिप्टी सीएम बने विजय कुमार चौधरी ने नीतीश कुमार के प्रति आभार जताया और उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश मॉडल में भाजपा भी शामिल है और नीतीश की कार्यशैली पर सरकार चलती रहेगी। नीतीश जी ने बिहार को जिस रास्ते चला के आज पूरे देश में इसको एक मॉडल के रूप में बढ़ाया है, उन्हीं रास्तों पर चलने का काम हम लोग की नई सरकार भी करेगी। जो उनके रास्ते हैं, उनकी नीतियां हैं, उनके कार्यक्रम हैं, उनके तरीके हैं, उनकी कार्यशैली है, उसी पर चलना हम लोगों का काम है। साथ ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार की जनता फिर से कभी जंगल राज नहीं आने देगी। आगे भी नीतीश कुमार की नीतियों पर ही बिहार चलेगा। नीतीश जी का निर्णय है, नीतीश जी ने निर्णय लिया कि हम दिल्ली जाएंगे तो 25 से 30 रहेंगे। नीतीश जी तो रहेंगे ही, नीतीश जी की नीतियां रहेगी, नीतीश जी के रोड मैप रहेंगे। कल भी सम्राट चौधरी ने कहा और आज भी मेरे जैसे लोग कह रहे हैं। इधर तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी और साथ ही साथ तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी लालू जी की पाठशाला से निकले नेता हैं। तेजस्वी ने यह भी दावा किया कि नीतीश को सीएम पद से हटाए जाने की योजना बीजेपी ने चुनाव से पहले ही बना ली थी। ये तो चुनाव से पहले ही तय था, इसमें कहाँ किसी को सब कुछ दिखाई दे रहा था। तय हुआ कि भाई नीतीश जी को रहने नहीं देंगे लोग, भाजपा के लोग चुनाव के बाद। और जो भी जिनका नाम आया है सम्राट चौधरी जी, तो लालू जी के पाठशाला के, तो लालू जी के ही इर्द गिर्द जो है बिहार की राजनीति जो है चलती रहेगी। 20 साल बीजेपी भी साथ में राज किया, बिहार का खजाना खाली है। तो बिहार में बड़ा बदलाव हुआ है। पहली बार बिहार में बीजेपी ने अपना सीएम बनाया है। सत्ता के इस नए अवतार के कर्णधार बने हैं सम्राट चौधरी। आवाज अड्डा में आज हम इसी पर ही खास चर्चा करेंगे। बिहार के नए सम्राट जरूर देखिए शाम 7:57 पर सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। चले एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा में महिला आरक्षण तुरंत लागू करने के लिए कल से 3 दिन के लिए संसद का सत्र बुलाया जा रहा है। 18 अप्रैल तक चलने वाले सत्र में सरकार महिला आरक्षण से जुड़े 3 बिल पेश करेगी और इसी सत्र में लागू कराने की भी कोशिश करेगी। लेकिन इस बिल को लेकर अभी से ही राजनीति तेज हो गई है। हालांकि सरकार ने दक्षिण भारतीय राज्यों की शंकाओं को खारिज कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक सभी राज्यों की सीटें लोकसभा में समान अनुपात में बढ़ेगी। आखिर पूरा मामला क्या है, समझ लेते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, सबसे पहले बताएं कि आखिर सरकार महिला आरक्षण पर कौन से बिल लाने जा रही है और साथ ही साथ किस तरह का बदलाव उसके बाद देखने को मिलेगा। देखिए, दरअसल कल से संसद के 3 दिन का सत्र चलेगा, 16, 17, 18 और 3 दिन का जो सत्र चलेगा उसमें सरकार 3 बिल एक साथ पेश करेगी और संसद के इसी सत्र में सरकार उसको पारित करना चाहेगी। 3 बिल में सबसे महत्वपूर्ण बिल है संविधान का 131वां संशोधन विधेयक, जिसको हम लोग नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है उसमें बदलाव वाले विधेयक के तौर पर देख रहे हैं। दूसरा है डिलिमिटेशन यानी परिसीमन विधेयक 2026 और तीसरा है केंद्र शासित
प्रदेशों से जुड़ा हुआ विधेयक 2026। अब तीनों जो विधेयक है उसमें दरअसल महिला आरक्षण लोकसभा में 33% किया जाए, उसके लिए 3 जरूरी बदलाव किए जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव ये किया जा रहा है कि लोकसभा में अभी जो अधिकतम सीटों की संख्या है वो 543 है, उसे बढ़ा करके 850 कर दिया जाएगा। 850 किया जाएगा, उसमें 815 सीटें जो होंगी लोकसभा में वो राज्यों के लिए निर्धारित होंगी और 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए होंगी। तो जो अधिकतम सीटें हैं 543, उससे बढ़कर के 850 हो जाएंगी। पहला बदलाव ये किया जाएगा। दूसरा बदलाव ये किया जाएगा, जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम सरकार ने 2023 में पारित किया था, जिसको महिला आरक्षण बिल के तौर पर जाना जाता है, उसमें सरकार ने एक लाइन ये लिख दिया था कि ये आरक्षण तभी लागू होगा जब इस अधिनियम के लागू होने के बाद जो जनगणना होगी। इसका मतलब ये कि 2026 में अभी जनगणना शुरू हुई है, उसके आंकड़े आते उसके बाद ही महिला आरक्षण लागू हो पाता। लेकिन सरकार कह रही है कि नहीं, हम इतना लंबा इंतजार नहीं करेंगे, हम इसको तुरंत लागू करना चाहते हैं, यानी 2029 के चुनाव से पहले सरकार लागू करना चाहती है। इसीलिए अब सरकार उसमें बदलाव करने जा रही है। उसमें ये वाली जो लाइन है कि अधिनियम लागू होने के बाद होने वाली जनगणना के आधार पर महिला आरक्षण लागू होगा, उसको हटा दिया जाएगा और उसकी जगह लिखा जाएगा ताजा जनगणना जो होगा उसके आधार पर महिला आरक्षण लागू किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2011 की जनगणना के आधार पर ही महिला आरक्षण लागू कर दिया जाएगा। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, इसमें परिसीमन करना जरूरी होता है, यानी जब लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ा रहे हैं तो सीट कहां जाए, किस क्षेत्र में कहां पे सीटें बढ़ाई जाएंगी, किस क्षेत्र को छोटा किया जाएगा, लोकसभा क्षेत्र को किस लोकसभा क्षेत्र को काटा जाएगा, इन सब के लिए परिसीमन आयोग बनता है। तो उसके लिए सरकार भी बिल लाने जा रही है इसी सत्र में और एक नया परिसीमन आयोग बनेगा। उसमें एक प्रस्ताव ये किया जा रहा है कि पहले परिसीमन के लिए संविधान संशोधन करना जरूरी पड़ता था, 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ती थी और उसमें लिखा हुआ था पहले कि 1976 के आधार पर परिसीमन किया जाएगा। अब सरकार वहां पे इस शर्त को भी हटा देगी, प्रावधान को, और वहां पे लिख देगी कि जो ताजा जनगणना होगा उसके आधार पर परिसीमन किया जाएगा और परिसीमन कब किया जाएगा ये संसद तय करेगी। यानी संसद सिर्फ एक साधारण बहुमत से कानून बनाकर तय कर सकती है कब कहां परिसीमन करना है। तो ये 3 बड़े बदलाव सरकार करने जा रही है। बिल्कुल लक्ष्मण जी, जिस तरह से आपने बताया कि कई सारी शंकाएं थी जिसे दूर करने की कोशिश सरकार ने की है, लेकिन अभी भी राजनीति भी देखी जा रही है। इसके पीछे वजह क्या है, आखिर क्यों इस बिल पर राजनीति दिख रही है? देखिए, दरअसल यहाँ पे राजनीति इस वजह से हो रही है क्योंकि लोकसभा में सीटों की संख्या जब 50% बढ़ाई जाएगी तब दक्षिण भारतीय राज्यों को ये चिंता सताई जा रही है कि उनकी हिस्सेदारी लोकसभा में कम हो जाएगी। उत्तर भारत के जो राज्य हैं जिनकी लोकसभा में पहले से ही ज़्यादा भागीदारी है, उनकी संख्या भी दोगुनी हो जाएगी, कुछ मायनों में 50% बढ़ जाएगी। लेकिन दक्षिण भारतीय राज्यों में चूंकि जनसंख्या उस हिसाब से नहीं बढ़ी है, तो एक तरीके से जनसंख्या नहीं बढ़ाने की तरफ उन्होंने जो अच्छा कदम उठाया उसका नुकसान उनको भुगतना पड़ सकता है। इसी वजह से आपने देखा होगा दक्षिण भारतीय राज्यों के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस बारे में सख्त आपत्ति जताई, चाहे इसमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हो, तेलंगाना के मुख्यमंत्री हो, सभी ने इस बिल का विरोध किया है। लेकिन सूत्रों का यह कहना है सरकार ने इन सारी आशंकाओं को खारिज किया केंद्र सरकार ने और कहा है कि जिस राज्य का लोकसभा में जितना प्रतिनिधित्व अभी है उसी अनुपात में, उसी रेशियो में प्रतिनिधित्व रहेगा। इसमें किसी भी राज्य को डरने की जरूरत नहीं है। अधिकतम संख्या 50% लोकसभा बढ़ाई जा रही है तो राज्यों की भागीदारी भी उसी अनुपात में 50% के हिसाब से बढ़ती रहेगी। तो ये जो दक्षिण भारतीय राज्यों की आशंका है कि उनकी भागीदारी लोकसभा में कम हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं। सरकार ने इसका खारिज किया है। हालांकि इसके बावजूद कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियां इसमें हंगामा करने के मूड में है। हालांकि इस पर बिल रखे जाने के साथ बिल पे चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी खुद करने वाले हैं और ये अपील करेंगे कि सभी पार्टियां एकजुट होकर के इस बिल को पारित करने में मदद करें। लेकिन कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों का मानना है कि आने वाले चुनाव को देखते हुए, खासतौर से पश्चिम बंगाल में हो रहे चुनाव को देखते हुए सरकार राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है। इस वजह से ऐसे समय पे महिला आरक्षण बिल लेकर आ रही है। जी लक्ष्मण जी, आप हमारे साथ बने रहें, आपके पास वापस लौटेंगे दूसरी खबर के लिए। इस बीच आपको बता दें, ईरान युद्ध खत्म करने के लिए इसी हफ्ते फिर से बातचीत शुरू हो सकती है। हालांकि इस बीच ईरान पर दबाव बनाने में अमेरिका, इजरायल पूरी तरह से जुटे हुए हैं। लक्ष्मण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं से ही हम ताजा अपडेट लेते हैं। तो लक्ष्मण जी, क्या आसार दिख रहे हैं ईरान युद्ध खत्म होने के?
देखिए, आसार नहीं दिख रहे हैं या दिख रहे हैं ये कहना बड़ा मुश्किल है, चूंकि हर पल हालात यहाँ पे बदल रहे हैं। लेकिन 2 दिन पहले जो बातचीत विफल हुई थी शनिवार को इस्लामाबाद में, उसके बाद तनाव अचानक से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नाकेबंदी वहाँ पे अमेरिका ने कर दिया था। उसके बाद ऐसा माना जा रहा था कि स्थिति और ज़्यादा बिगड़ने वाली है, लेकिन एक राहत की खबर ये आई है कि फिर बातचीत होगी। इस बात के संकेत अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दिए हैं, ईरान ने दिए हैं, इजरायल ने दिए हैं। इसी हफ्ते के आखिर में फिर से बातचीत शुरू हो सकती है। ये बातचीत की तारीख यहाँ पे निकल कर सामने नहीं आई है, लेकिन यह है कि बातचीत यहाँ पर हो सकती है। खाड़ी के देशों के बीच बातचीत के लिए एक सौहार्दपूर्ण माहौल बनाने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री दौरे पर पहले निकल चुके हैं। 15 से 18 अप्रैल तक सऊदी अरब, कतर, तुर्की की यात्रा पर हैं और इस बीच ईरान पर दबाव बनाने की रणनीति भी शुरू हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वो अपने हजारों सैनिकों को मिडिल ईस्ट में भेजेंगे ताकि कहीं से ये न लगे कि अमेरिका पीछे हट रहा है। लेबनान के जरिए ईरान पर दबाव बनाने की रणनीति इजरायल शुरू कर रहा है। इजरायल लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है। हालांकि अच्छी बात यह हुई कि लेबनान और इजरायल के बीच सीधी बातचीत का पहला दौर खत्म हो चुका है, लेकिन हमले अभी भी जारी हैं। इस बीच ईरान जिस मुद्दे पर अड़ा हुआ है वो ये कि परमाणु कार्यक्रम हमें नहीं रोकने के लिए मजबूर किया जाए, हम परमाणु कार्यक्रम को जारी रखेंगे। तो उस पर रूस की तरफ से समर्थन ईरान को मिला है। रूस ने कहा है कि हम ईरान के परमाणु कार्यक्रम के जारी रखने के शर्त का समर्थन करते हैं। अब जो नए सिरे से दोबारा बातचीत होगी तो देखना होगा कि जिन जिन शर्तों पर मतभेद कायम था उस पर आखिर अमेरिका कितना पीछे हटता है, उस पर ईरान कितना पीछे हटता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी इन दोनों बड़ी खबरों पर हमें जानकारी देने के लिए। इस बीच बड़ा अपडेट आपको बता दें, अमेरिका और ईरान की शांति वार्ता फेल होने के बाद कल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को कॉल किया। दोनों के बीच करीब 40 मिनट तक बातचीत हुई। इस दौरान पश्चिम एशिया के हालात और हॉर्मुज खोलने पर भी चर्चा की गई। इस फोन कॉल को लेकर भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने अंदर की बातें शेयर की। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी से कहा कि अमेरिका के लोग आपसे प्यार करते हैं। दोनों नेताओं के बीच न केवल युद्ध के हालात बल्कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों पर भी लंबी बातचीत हुई है। इस बातचीत का सबसे बड़ा एजेंडा ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध और इसके कारण ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ रहे बुरे असर को रोकना था। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ शब्दों में कहा कि भारत इस क्षेत्र में तनाव कम करने और शांति की जल्द बहाली का पूरा समर्थन करता है। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं शेयर बाजार पर। अच्छे ग्लोबल संकेतों ने आज बाजार में जबरदस्त जोश भर दिया। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही शानदार बढ़त के साथ बंद हुए। निफ्टी 5 हफ्तों के बाद 24,200 के पार बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स में भी 1200 से ज्यादा अंकों की तेजी देखने को मिली है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में जोरदार खरीदारी रही। आज बाजार को कैपिटल मार्केट, आईटी और रियलिटी जैसे सेक्टर ने लीड किया, जबकि डिफेंस, पीएससी और एनर्जी शेयर्स में भी अच्छा एक्शन देखने को मिला। तो अमेरिका और ईरान के बीच फिर से बातचीत की चर्चाएं तेज हो गई है। शांति वार्ता की उम्मीद ने कच्चे तेल के बाजार में बड़ी हलचल मचा दी है। एक ही दिन में तेल की कीमतों में 10% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। अब सवाल ये है कि उतार चढ़ाव कब तक जारी रहेगा। इसी पर पूरी जानकारी दे रही हैं मेरी सहयोगी मनीषा गुप्ता। कच्चे तेल के प्राइसेस में गिरावट देखने को मिली है। ओवरनाइट यहाँ पर 2.5% की गिरावट थी और आज भी एशियन यूरोपियन मार्केट्स की बात की जाए तो थोड़ी सी मंदी और रेंज में ही कारोबार होता हुआ नजर आया है। इंटरेस्टिंगली मार्च के महीने में हमने कच्चे तेल के प्राइसेस को $118 तक जाता हुआ देखा था। आज यहाँ पर 95-98 के आसपास का कारोबार है। तो क्लियरली यहाँ से $20 की गिरावट अपने ऊपर से यहाँ पर कच्चा तेल आपको दे चुका है। और वो इसलिए क्योंकि यूएस और ईरान की तरफ से एक दूसरी राउंड ऑफ बैठक यहाँ पर हो सकती है, जो कि एक परमानेंट पीस रिकवरी की तरफ यहाँ पर जा सकता है। इस तरह से दोनों की तरफ से स्टेटमेंट्स भी आई हैं और जिसका फ़ायदा हमने यहाँ पर मार्केट्स में आता हुआ देखा है। अब जहाँ तक क्रूड की बात है, एक कंटिन्यूड एनफोर्समेंट है नेवल ब्लॉकेड को लेकर। यूएस ने यहाँ पर अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद रखा है और काफ़ी हद तक हमने यही चीज़ ईरान की तरफ से भी यहाँ पर आते हुए देखी है। आईईए का मानना है कि ग्लोबल ऑयल डिमांड में यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरह से कच्चे तेल के प्राइसेस अभी भी एवरेज में हाई हैं, उसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर मार्केट्स में ज़रूर आएगा। और कोविड पैंडमिक जो था 2020 में, उसके बाद 2026 में सबसे कमज़ोर यहाँ पर मांग रह सकती है। आपको याद दिला दें कि जब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था तो $70 के आसपास के कच्चे तेल के प्राइसेस थे। आज गिरने के बाद भी यहाँ पर 95 के आसपास हैं और बाज़ार को लगता है कि $85 के आसपास आगे भाव रुक जाएंगे, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी बंद है।
मिडल ईस्ट की तरफ से प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट्स में ज़ोरदार गिरावट देखने को मिली है और साथ ही साथ प्राइसेस इसलिए भी गिर रहे हैं क्योंकि यूएस की क्रूड इन्वेंट्रीज़ में 8वें हफ्ते यहाँ पर लगातार बढ़त देखने को मिली है। तो जो इन्वेंट्रीज़ में तेज़ी है, मांग में गिरावट है, उसकी सीधा असर यहाँ पर कच्चे तेल के प्राइसेस पे आता हुआ नजर आया। चलिए बढ़ते आगे और आपको बता दें, भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बातचीत के लिए भारतीय टीम अगले हफ्ते अमेरिका के दौरे पर जाएगी। पिछले 2 महीने से अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रेड डील पर कोई 1-to-1 आधिकारिक बातचीत नहीं हो सकी थी। भारत की कोशिश होगी कि 10% टैरिफ लागू होने के बाद भारत को बाकी देशों के मुकाबले एक बेहतर डील मिल सके। ले लेते हैं, हमारे साथ अब लाइव जुड़ रहे हैं आलोक प्रियदर्शी। तो आलोक, हम देख रहे थे करीब 2 महीने से जो औपचारिक बातचीत थी वो बंद थी, क्या एक बार फिर से अब अगले हफ्ते इसकी शुरुआत होने जा रही है? बिल्कुल, ये आधिकारिक हो चुका है कि 20, 21 और 22 3 दिनों के लिए ये अमेरिका में बैठक होने जा रही है। यूएस अथॉरिटीज के साथ भारत की जो टीम यहां से जा रही है चीफ नेगोशिएटर की अध्यक्षता में, वो वहां पर इस ट्रेड डील को लेकर बातचीत करेगी। और खासतौर से मैं बता दूं कि जो इससे पहले जो एक इंटरिम ट्रेड डील को लेकर एक फ्रेमवर्क बना था जिस पर दोनों देशों की सहमति हो चुकी थी, ज्वाइंट स्टेटमेंट आ चुका था, उस डील के ड्राफ्ट में फिर से दोबारा से दोनों देशों की तरफ से बदलाव किया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक तरह से कहें तो रेसिप्रोकल टैरिफ को हटा दिया गया था और अभी यूएस की तरफ से 150 दिनों के लिए 10% का टैरिफ लागू है। लिहाजा जो पहले जो तय किया गया था इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट के फ्रेमवर्क में 18%, उसको भी लेकर दोबारा से चर्चा की जाएगी ताकि भारत को एक बेहतर डील मिल सके। इसी बीच में ये भी खबर आ रही है कि जो अमेरिका की तरफ से 2 मामलों में भारत के खिलाफ, भारत समेत कई सारे देशों के खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ था, खासतौर से जिसमें एक्सेस कैपेसिटी को लेकर और साथ ही साथ लेबर फोर्स को लेकर जो जांच चल रही थी भारत के खिलाफ, उसको लेकर भारत ने भी अपना रिस्पांस अमेरिका को भेज दिया है, यूएस अथॉरिटीज को दे दिया है। और इन तमाम मुद्दों पर जब 20, 21 और 22 तारीख को वाशिंगटन में ट्रेड डील को लेकर बैठक होगी, तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। और भारत की कोशिश यही है कि जो 10% की टैरिफ अभी अमेरिका की तरफ से पूरे दुनिया पर लागू है, उससे और जो 18% जिस पे हमने एग्री किया है, उन दोनों के बीच में कहीं एक बेहतर डील अमेरिका के साथ भारत को मिले, ताकि जो एक तरह से दोनों देशों के हित में ये काफी फायदेमंद डील रहे। तो ये इन सभी मुद्दों के साथ चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक। तो कोशिश यही रहेगी भारत की तरफ से कि 10% से भी ज्यादा बेहतर डील अमेरिका की तरफ से उसे मिल सके। चलिए बढ़ते आगे और आपको बता दें, टाटा मोटर्स सीवी के लखनऊ प्लांट ने 10 लाख वाहनों के उत्पादन का एक माइलस्टोन हासिल कर लिया है और कंपनी का लक्ष्य अगले 5 सालों में 10 लाख वाहनों का आंकड़ा छूने का है। प्लांट के कुल उत्पादन में 70% हिस्सेदारी लाइट, मीडियम, हैवी ट्रकों की है, जबकि 30% हिस्सा इलेक्ट्रिक बसों का है। कंपनी ऑल्टरनेटिव फ्यूल व्हीकल्स पर भी विस्तार कर रही है, जिसमें सबसे अहम है हाइड्रोजन बस, जिसका प्रोटोटाइप बनकर तैयार है और टेस्टिंग भी शुरू हो चुकी है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग लखनऊ प्लांट में होगी। क्या है आगे की योजनाएं, इस पर दीपाली राणा ने बातचीत की कंपनी के एमडी गिरीश वाघ से। क्या प्लान है एग्जैक्टली ओवरऑल प्रोडक्शन पोर्टफोलियो में ऑल्टरनेट फ्यूल्स के कॉम्पोजिशन का गोइंग फॉरवर्ड? तो देखिए कि टाटा ग्रुप में प्रोजेक्ट अलिंगना हमारा सस्टेनेबिलिटी का गोल है। उसके तहत हमने टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स में 2045 तक नेट जीरो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एमिशंस हम अचीव करेंगे। नाउ ये जो रोड मैप होगा वो एक मल्टी फ्यूल रोड मैप होने वाला है, इसलिए हम मल्टी फ्यूल टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो CNG हो, LNG हो या बाईफ्यूल हो या बायोफ्यूल हो या बाद में बैटरी इलेक्ट्रिक हो या हाइड्रोजन फ्यूल सेल हो या हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन हो, हमने इन सारी टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट किया है। इसके अलावा दीज न्यू टेक्नोलॉजीज व्हेन दे हैव टू बी इंट्रोड्यूस्ड, उसमें हमें थोड़ा इकोसिस्टम पे काम करना पड़ता है। तो हम लोग चार्जिंग पार्टनर्स, फाइनेंसिंग पार्टनर्स, इनके साथ भी काम कर रहे हैं ताकि नई टेक्नोलॉजी सेटल हो जाए। सो देयरफॉर यू विल सी कि हम ऑन ऑल द फ्रंट्स वी हैव बीन टेकिंग एफर्ट्स टू एंश्योर दैट वी आर एबल टू मूव टुवर्ड्स दिस गोल ऑफ नेट जीरो बाय 2045। बट इतना क्लियर है कि यहाँ से जो आगे की जर्नी रहेगी वो मोर ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, ऑल्टरनेट फ्यूल्स की तरफ ही रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हाइड्रोजन बसेस को लेकर क्या तैयारी है सर? देखिए, हाइड्रोजन बसेस में भारत सरकार का हाइड्रोजन मिशन प्लान जो है, उसके तहत हम
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ मिलके कुछ बसेस रन कर रहे हैं। पायलट रन चल रहा है, बसेस और ट्रक्स दोनों, और दोनों टेक्नोलॉजीज, हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन और हाइड्रोजन फ्यूल सेल। तो ये बसेस हम रन कर रहे हैं और इसका आउटकम ये होगा कि हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी की कमर्शियल वायबिलिटी कैसे है, फिर उसको फिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे चाहिए, और हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी मतलब इंजन या फ्यूल सेल में रोबस्टनेस, रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी कैसे हुई है। तो ये 30 महीने का प्रोग्राम चल रहा है जो पिछले साल चालू है, और इसके अंडर हमको बहुत सारी लर्निंग्स मिलेगी जो हम फिर से उसमें प्लॉ इन करके टेक्नोलॉजी को प्रूव करेंगे। चलिए, इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे। आप देखते रहिए आवाज समाचार। अब बात नोएडा में मजदूरों के विरोध प्रदर्शन की। नोएडा में फैक्ट्री मजदूरों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यूनतम वेतन में 21% की बढ़ोतरी का फैसला लिया है। हालांकि विरोध प्रदर्शन को देखते हुए कंपनियों ने अभी भी फैक्ट्रियां नहीं खोली हैं। नोएडा में कैसी स्थिति है, इसका जायजा लिया संवाददाता असीम मनचंदा ने। मैं इस वक्त नोएडा के फेज 2 में खड़ा हुआ हूँ। ये एक इंडस्ट्रियल एरिया और यहाँ पर बहुत सारी कंपनियां हैं। इस वक्त मैं मदरसन के बाहर खड़ा हुआ हूँ। सोमवार को यहाँ पर मजदूरों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। मजदूरों ने कहा कि उनको न्यूनतम सैलरी उनकी बढ़ा करके 20,000 की जाए। ये प्रदर्शन इस फैक्ट्री से शुरू हुआ था और देखते ही देखते पूरे नोएडा के अंदर फैल गया। बहुत सारे इंडस्ट्रियल क्षेत्रों से ये मांग उठने लगी और जो मजदूर हैं उन्होंने इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन किया, तोड़फोड़ भी की, कई जगह पर आगजनी भी हुई। उसके बाद से सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर काफी कड़े कर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस तैनात की गई है, यहाँ पर RRF तैनात की गई है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पर तैनात की गई है, एम्बुलेंस भी यहाँ पर तैनात की है कि ताकि किसी भी तरह से कोई अप्रिय घटना लेकर इसके ना हो। आज भी कई सारी फैक्ट्रियां पूरे फेज 2 के इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर बंद है। नोएडा में भी कई जगहों से ऐसी छुटपुट जो घटनाएं हैं उसके वो सामने आ रही है, विरोध प्रदर्शन की घटनाएं सामने आ रही है। और उसके बाद जो उत्तर प्रदेश सरकार और उन्होंने एक फैसला लिया और कहा कि जो मजदूर है उनकी सैलरी 21% तक उन्होंने बढ़ाने का फैसला किया। तब ऐसा एक नोटिस सबके फैक्ट्रियों के बाहर चिपका गया जिसमें बताया गया कि जो अकुशल कर्मचारी है उनकी सैलरी बढ़ा करके 13,690 कर दी है और जो कुशल कर्मचारी है उनकी सैलरी बढ़ा करके 16,868 रुपए कर दी गई है। हालांकि अभी भी फैक्ट्रियां नहीं खुली है। उम्मीद है कि अगले 1-2 दिनों के अंदर ये हालात सामान्य हो जाएंगे, उसके बाद से ये फैक्ट्रियां खुल सकेंगी। लेकिन एक बड़ा और मुद्दा सामने आएगा, खासतौर पे कि अगर ये सैलरी बढ़ करके 15,000 से ऊपर जाती है तो जो मजदूर है वो EPFO के नेट से दायरे से बाहर हो जाएंगे। सरकार हालांकि इसको EPFO की जो लिमिट है 15,000 उसको बढ़ाने पर विचार कर रही है, लेकिन वो फैसला कब तक आता है वो भी देखना होगा। असीम मनचंदा, CNBC आवाज, नोएडा। चलिए, अब बात मौसम के मिजाज की। गर्मी का सितम बढ़ने लगा है। अहमदाबाद में 1 हफ्ते का येलो अलर्ट है। गर्मी से लोग परेशान हैं। ऐसे में अहमदाबाद नगर निगम ने गर्मी और धूप से बचने के लिए एक अनोखी व्यवस्था की है, जिसके बारे में बता रहे हैं केतन जोशी। अहमदाबाद में बाहर 40 डिग्री जितना तापमान है, लेकिन सिटी बस स्टेशन में जाएंगे तो आपको एयर कंडीशन जैसी ठंडी हवा का एहसास होगा। ऊपर से हल्का हल्का पानी छोड़ रहे स्प्रिंकलर और ट्रैफिक सिग्नल पर ग्रीन नेट कवर जैसी कई कूल सुविधाएं अहमदाबाद कॉरपोरेशन ने की है, जिससे लोगों को चिलचिलाती गर्मी में राहत मिल सके। गर्मी जैसे बढ़ रही है तो हमने अलग अलग 78 जगह पर वो शेड का एक आयोजन किया है, उस पर कपड़ा डाला है। चौराहे जो है तो वहाँ जो रुकते हैं उनके लिए थोड़ा बहुत स्प्रिंकलर भी लगाया हुआ है और छायड़ा करके वहाँ उनको गर्मी न लगे ऐसा काम किया है। और हमारे जो बस स्टैंड है वहाँ पर हमने एयर कूलर और सब रखा है। गर्मी से शरीर में पानी कम ना हो जाए, इसलिए रोजाना हजारों लोगों को ORS के पाउच भी दिए जा रहे हैं, ताकि धूप में कोई बेहोश होकर ना गिरे। जगह जगह ठंडे पानी के स्पॉट भी बनाए गए हैं। ऐसी व्यवस्था से लोग भी राहत महसूस कर रहे हैं। हमको ये बहुत अच्छा लगता है क्योंकि अभी उनाड़ा की गर्मी बहुत आती है, इसलिए बाहर धूप में रहना बहुत मुश्किल है। उसकी वजह से हम कभी भी चक्कर जैसा भी लगता है और बहुत धूप लगती है, इसलिए ये बहुत अच्छी सुविधा है जिससे हमको ठंडक जैसा महसूस होता है। 42 डिग्री गर्मी में ऐसे तापमान में ये जो किया है बहुत अच्छा है। इससे बहुत सुकून मिलता है।
आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ने का अनुमान है। ऐसे में लोगों को लगातार पानी पीते रहना चाहिए। दोपहर में जिन लोगों को बाहर निकलना ज़रूरी है, ऐसे अहमदाबाद वासियों के लिए यह सुविधा वरदान के समान है। गर्मी अच्छों के पसीने छुड़ा देती है। ऐसे में इस तरह की व्यवस्था है, उनसे न केवल राहत मिलती है लेकिन गर्मी से होने वाली बीमारी से भी बचा जा सकता है। केतन जोशी, अहमदाबाद। तो गर्मी ने अब पूरे देश में अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। कई राज्यों में हीट वेव का खतरा मंडरा रहा है। तो कैसे दे गर्मी को मात, जरूर देखिए इसी पर ही आज हमारा कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।